अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। पंजाब असम्बली में आज एक बिल पास किया गया है जिसका टाइटल है द पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026। इस किस्म के बिल पहले भी पास किए गए। डेफमेशन एक्ट पास किया गया 2024 के अंदर। और ये एक बिल क्यों पास किए जा रहे हैं, इनकी तफसीलात में जाएं तो पता चलता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनको सलब किया जा रहा है। ऐसे कवानीन के ज़रिए बोलने पर पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। अब इसी बिल को अगर हम थोड़ी तफसील में देखें तो इसमें कोई भी ऐसा शख्स जो सोशल मीडिया पर कोई ऐसा कंटेंट शेयर करे या अपलोड करे जिसके अंदर कुछ गैर कानूनी चीज़ें हों या इसके साथ साथ वो हुकूमत को पसंद नहीं आता, तो वो इस बिल के तहत वो मुजरम ठहरेगा। मुलज़म नहीं, मुजरम ठहरेगा। क्योंकि इसके अंदर जो सिस्टम बनाया गया वो ये है कि कोई अदालती फ़ैसले की ज़रूरत नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी होगी, वो फ़ैसला करेगी कि किस बंदे ने कौन सा जुर्म किया है और उस जुर्म के मुताबिक उस बंदे को वो सज़ा देगी। और उस सज़ा के अंदर जो मुजरम ठहरेगा उसका पासपोर्ट, शिनाख्ती कार्ड, उसके बैंक अकाउंट और उसकी जायदाद, वो तमाम चीज़ें मुंजमद की जा सकती हैं। उसके साथ साथ उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या और डिवाइसेस, वो तमाम ज़ब्त की जा सकती हैं। इसके साथ अगर मज़ीद उनको ज़रूरत पेश आएगी कि वो समझेंगे कि ये जो मुजरम उन्होंने डिक्लेयर किया है इसको मज़ीद उन्होंने कंट्रोल करना है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी नस्ब कर दी जाएगी जो उसके जिस्म के साथ मुंसलिक रहेगी और वो उसको उतार नहीं सकेगा, जिसके ज़रिए उसकी निगरानी की जाएगी मुसलसल। ये इस किस्म के कवानीन हैं जिन्हें दुनिया मुतरवक कर चुकी है। ये इनको ड्रैकोनियन अगर हम कवानीन कहें तो कोई मज़ायका नहीं होगा। माजी के अंदर अगर हम ब्रिटिश दौर के उसको देखें तो उस वक़्त भी ऐसे कवानीन आए, लेकिन वक्त के साथ साथ मुतरवक होते चले गए। और जो अयूब खान थे जब प्रेसिडेंट, उन्होंने एक गुंडा एक्ट यहाँ पे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर नाफज किया था। ये उस गुंडा एक्ट से भी आगे की कोई चीज़ है, उसको भी रिफ़ाइन करके उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करके आज उसको पंजाब के अंदर नाफज कर दिया। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं वो इस किस्म के जो कवानीन हैं उनके हमेशा मुखालफत करती हैं, लेकिन ये हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि एक जमहूरी हुकूमत वो ऐसे ऐसे कवानीन पास कर रही हैं जिसमें इंसानी हकूक़ को सलब किया जा रहा है, बोलने की आज़ादियाँ छीनी जा रही हैं। ये हम आगे जाने के बजाय इस मुल्क, इस कौम को पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान है जनाब अज़हर सिद्दीक़ साहब, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे होंगे। उनके साथ साथ माहिर कानूनदान है नुमान कैसर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो से। मियाँ सैफुर रहमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया। और हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करेंगे कर्नल सैफुर रहमान साहब जो कि दफाई अमूर, और कर्नल सैफ कुरैशी साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे। अज़हर सिद्दीक़ साहब, पंजाब के अंदर एक कानून पास हुआ है दी पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026। आपने अगर इस कानून को देखा है तो इस पे अगर अपनी राय दीजिए कि यह हुकूमत को क्यों ज़रूरत पेश आई और इस बिल के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुतसादम वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैंने कहा शायद आपको ना भारतीय पंजाब की नहीं, आज़ाद कश्मीर में कोई पंजाब है शायद। ओहो, मैं भूल जाता हूँ। नहीं, इसराइल में भी कोई एक पंजाब है, उसकी बात कर रहे हैं। डूब मरने का मकाम है उस शख्स के लिए जो एक डिक्टेटर की सोच रखते हुए जिसने इसको ड्राफ्ट किया। यानी अब तो मैं तो बड़े अरसे से एक बात कर रहा हूँ और बड़े पहले उससे तमहीद में बांध लेता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हार्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, और इसका अगर कोई जुर्म हुआ है जिसको बड़े चौक में खड़ा करके कसूरवार खड़ाना चाहिए, अगर कानून जायज तो फांसी भी देनी चाहिए ऐसे शख्स को, तो वो मुस्लिम लीग नून के हेड है जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, कि जो सोच वो 1984 में लेकर जियाउल हक के दौर से पैदा की, उन्होंने आखिरकार हाँ वही जो सोच थी ना जियाउल हक की, उस सोच से अभी तक निकल ही नहीं सके। अब देखिए ना, बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल याद है वो क्या करता था, और अब तो आपको पता है वो रूहानी बाप भी कहते थे
अब इस कानून को अगर आप समझना चाहें, इससे पहले जरा समझिएगा साजिशें क्या हुई। पहले मैं हमेशा कहता रहा कि खाली इमरान खान मसला नहीं है। अगर इमरान खान ही मसला होता तो टीएलपी के साथ क्या हुआ, अहले तशी वालों के साथ क्या हुआ, फिर कश्मीर में क्या हुआ, ये सिर्फ बताने का मकसद। इससे थोड़ा सा और आगे मैं आपको लेके आता हूँ। जब सहाफियों को दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज किए, उनकी जबानें बंद गई, फिर पीकाला में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ने क्या किया, फिर पंजाब में डेफेमेशन लॉ आ गया जो आप लोगों ने मुझसे चैलेंज करवाया, और वो उसमें वो डेफेमेशन के कानून में फिर वो बड़ी डिटेल में जाने के बाद, और अब जो आखिरी वार है ना वो ये है कि सांस ना। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा समझिएगा, आपको पता है यार 26वीं 27वीं तरमीम पहले लाई इसलिए गई है कि इस तरह के जब कानून लगाएंगे इस पर ठप्पे लगाने के लिए अदालतें रह जाएंगी जो मार्शल के दौर में होती थी। अब आप सुप्रीम कोर्ट इधर जाके दिखाया तो सही, यानी एक साथी इधर दाखिल नहीं हो सकता, हम वकील भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जा नहीं सकते। हालत ये बना दी है वहां पर, और एआरओ को निकाल के बाहर फेंक दिया। बाकी कोर्टों में भी यही होल होना है। समझना इस बात को है कि अब क्या रह गया ना, सबकी बारी आ चुकी है ना। अब उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, ये तो वही बात है। अब तो इनके घरों में, यानी इनके चादर और चार दीवारी को तो पामाली कर ली है, इनके सांसों पे, इनके बोलने में पाबंदी लगा दे। और जब आप इसको पढ़े, इंटेलिजेंस कमेटी, आप अंदाजा लगाएं इंटेलिजेंस कमेटियां भी किस बात की, ये है कौन? जिस अगर पाबंदी जो लगानी है तो कानून ने लगानी है ना। अब उसकी और उस सारी कमेटियों में कौन है? वो सारे का सारा आपकी ब्यूरोक्रेसी जिसने आज पाकिस्तान को यहां लाकर खड़ा किया हुआ है, और उनका काम है फंक्शन सेक्शन 5 में दिए हुए हैं। और एंटी सोशल बिहेवियर जब उसको आप पढ़ना शुरू करें तो झाड़े मार के हंसूंगा मैं यार, रोऊंगा नहीं तो हंसूंगा। और जितनी भी ये प्रोविजंस करी की मैंने ड्राफ्ट बना ली है, मैं कल भिजवा रहा हूँ गवर्नर को भी, वजीर आला को भिजवा रहा हूँ, मैं स्पीकर को भिजवा रहा हूँ कि इस कानून को फौरी तौर पर वापस ले। और हम तो इस हद तक जाएंगे कि जिसने इसका आइडिया लेकर आया है उसके अगेंस्ट भी बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और असूली तौर पर अगर समझा जाए आर्टिकल 6 लगना चाहिए ना उसके अगेंस्ट, कि आपने ये किस सोच और क्यों बनाया है, ये आपने मकसद क्या आपका, कि वो जो अपना रूहानी बाप जो जियाउल हक साहब थे उनके नजरियात को अल्टीमेटली यहाँ नाफिज करना था। पूरे का पूरा एक्ट मैंने पढ़ा है। और आपको याद होगा कि जब वो कंटेम्प्ट का यूसुफ ज़गलानी को सजा देनी थी तो उस वक्त बाद मोहम्मद काकर के केस में यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया गया था 212। जब वो चैलेंज हुआ तो पूरे का पूरा कुछ प्रोविजंस खाए तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को सामने रखते हुए पूरा एक्ट उड़ा दिया। तो ये बुनियादी हकूक कौन कौन से? 9, 10, 14, 15, 16, 17, 37, 38, 4, 5 और दिबाचे की खिलाफ वर्जी है कि जो हजरत कायद आज़म ने जो ख्वाब देखा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो एक 1973 का एक मुतफ़क्का आइन देखा था, फिर इसमें आप अंदाजा लगाएं वो जिस बंदे को पता ही नहीं कि PNL की लिस्ट की हैसियत ही कोई नहीं, उसका नाम उसमें डाल दें आप, उसकी नहीं अभी सिर्फ FIR हुई, चालान सबमिट हुआ, उसको मुजरिम डिक्लेयर के उसके अकाउंट बंद कर दें, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लें। यार खुदा रहा यार, अब चाह क्या रहे हैं? और आर्टिकल 10 है सबसे बड़ा जो है फंडामेंटल राइट्स को अगर देखा जाए, अगर आप उसको समझना चाहें, ये जो अब तो चाहिए अपने ना इनको आईने पाकिस्तान की ये किताब चुप के रद्दी की टोकरी समझ के बाहर फेंक दें। और अब क्या होगा, चले फर्ज करें इसमें कोई सजा भी होती है आगे, मैजिस्ट्रेट कौन है जनाब? वो मैजिस्ट्रेटी निजाम जो वो कॉलोनियल सिस्टम में जो आए थे ना अंग्रेज, वहां से चल के आकर वो वाला निजाम है अपना आवाजें बंद करने का। साहब इसमें तो कोई अदालत है ही नहीं। आप देखें ना कि एक बंदे के या तो अदालत के अंदर चालान जमा हो, उसका ट्रायल पेश हो, एक इंटेलिजेंस कमेटी है जो अपने तौर पर वो फैसला करेगी या उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की रोशनी में वो तहकीकात करेगी, जिसके अंदर है कौन? उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, उसके अंदर स्पेशल ब्रांच का अफसर है, उसके अंदर CTD का अफसर है, उसमें एक फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी का अफसर है, एक कमिश्नर है, इस किस्म के मेंबर्स हैं। उसमें तो किसी किस्म की ना इन्वेस्टिगेशन है, ना चालान है, ना कोई अदालती समात है। बराह रास्त उन्होंने फैसला दिया एक बंदे को मुजरम ठहरा देना है। क्या ये अदालती निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा एक हमला या अदम एतमाद की एक वो नहीं कह सकते हम? आजम साहब एक छोटी सी बात देर में रखिएगा, अंग्रेजों का जब निजाम आया था ना, जो बहुत बड़ा वफादार होता उसको खान बहादुर का खिताब देते थे, उसको वो दो आना देते थे, उसको वो घोड़ा पाल स्कीमें दिया करते थे। जरा गौर करें इस बात को सामने रखते हुए। और
और देखे ना, और मुझे बड़ा जबरदस्त याद आता है, अगर सर माजरत चाहता हूँ, मेरे साथ साहब गवर्नर साहब बैठे हैं, वो मुझे माजी की तारीखें याद कराते हैं। उसमें जो छोटा होता था उसको एक पिस्तौल इनाम देते थे, यानी खुदा रहा, और लगा के ना वो बिना करता था, ना लगाए बैठकर, यार हद होती है किसी बात की, कुछ शर्म और हया होनी चाहिए। साहब लग रहा है, बताऊं आपको, लग रहा है कि एक बात कर दूं, सर एक बात कर दूं, अजहर साहब, लग रहा है कि हम उसी निज़ाम में वापस जा रहे हैं। नुमान साहब, आप भी कानूनदान हैं, आपने बगौर इसको देखा होगा बिल को, क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई? आपकी अदलिया मौजूद है, आपका एक पूरा निज़ाम मौजूद है, आप अदलिया के पैरेलल इस किस्म के जब फैसले कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या आप सिर्फ अवाम को खौफजदा करना चाह रहे हैं, प्रेशराइज करना चाह रहे हैं? उससे पहले आप देखें ना, एक पीका कानून जिस तरह अजहर साहब ने जिक्र किया, उसके अंदर हमारे बेशुमार जर्नलिस्ट हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। फिर पंजाब डेफमेशन आ गया, उसके अंदर भी बेतहाशा है। NCC है, वो लहदा हमारे जो बंदा भी बोलता है, चाहे वो जर्नलिस्ट है नॉन जर्नलिस्ट है, वो उनको हरास कर रही है, मुकदमा दर्ज कर रही है, नोटिस दे रही है। अब इस किस्म के कवानीन की क्या ज़रूरत पेश आई इन हुकूमतों को? देखिए, जो बुनियादी बात मेरे सीनियर अजहर सिद्दीक साहब ने भी फरमाई, आपने भी उसका जिक्र किया कि ये ऐसे कवानीन के बारे में तब कहा जाएगा कि ये खिलाफ आइन है या खिलाफ दस्तूर हैं जब जो जुडिशरी है उसके अपने ही हाथ पांव काट दिए गए हों। ये फैसले हमने और आपने बैठ के हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, एक एक शिक को बैठ के इधर हम डिस्कस कर सकते हैं, इस कानून का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, अगर बैठ के मेयर अजहर भाई अगर इसको डिस्कस करना शुरू कर दें। लेकिन असल चीज़ है कि जिस जुडिशरी के सामने ये केसेस लेके जाएंगे और बताया जाएगा कि ये जिस तरह जिक्र किया गया आर्टिकल 4, 10A, 13, 14 आगे जितने को नाम लेते जाएं उनके खिलाफ हैं, तो ये असल में फैसला तो जुडिशरी ने करना है। क्या जुडिशरी के पास इतना दम खम है जो पहले एक हद तक, किसी हद तक तो मौजूद था, जो 26वीं अमेंडमेंट हम बात करते हैं, अब तो बिल्कुल नहीं है। और यही शायद वो वजह है, और इसी ही वजह से पंजाब हुकूमत को इतनी बड़ी शय मिल रही है कि वो इस तरह के कवानीन पास कर रही है। मैं देखिए, मेरा थोड़ा सा, मैं ये बात करते हुए अजहर भाई से थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए, बाकी हमारी बात एक ही है बिल्कुल। जो इसके अंदर एंटी सोशल बिहेवियर या समाज दुश्मन जो सरगर्मियों का जिक्र किया गया है, उनको अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता किसी को भी इस पर एतराज़ होगा। मैं एक दो का जिक्र भी कर देता हूँ। असल में हमारा प्रॉब्लम है प्रोसीजर्स का। आप इंतज़ामिया को ये क्यों किरदार दे रहे हैं कि इंतज़ामिया खुद ही इंफॉर्मेशन ले, खुद ही इंक्वायरी करे, आपको सुने या ना सुने और उसकी बुनियाद पे फैसला कर दे और सजा नमा आपको सजाएं दे दे? अभी तो जुर्म आप पे साबित ही नहीं हुआ। अच्छा नुमान साहब, जिस पे आपने एतराज़ किया है, अगर कोई काबिल ताज़ीर कोई भी जुर्म है तो क्या उसके लिए पहले कवानीन नहीं मौजूद, क्या दायरे नहीं मौजूद उनके लिए? मैं बिल्कुल देखिए, मिसाल के तौर पे आपने मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पे आप जिक्र करते हैं, इसमें लिखा गया कि गाली गलोच देते हैं, कि ऐसे बात करते हैं, ख़वातीन को बच्चों को तंग करते हैं, उसके लिए आपका पीका एक्ट मौजूद है, ठीक है। इसी तरह स्टोलन प्रॉपर्टी, जो चोरी शुदा प्रॉपर्टी है, उसका कोई कारोबार करता है, इसके लिए PPC के सेक्शन मौजूद है, ठीक है। भत्ता, मंशियात फरोशी, जुए के अड्डे चलाना, कबाहाने चलाना, इन सब के आपके कवानीन मौजूद है। लेकिन देखिए, एक स्पेशल कानून का जो मकसद होता है, स्पेशल कानून ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी जिनको मुकर्रना ये समझती है कि इनको आम चीज़ों से हट के इन पे स्पेशल एक्शन होना चाहिए। मिसाल के तौर पे एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 में जो मौजूद था, उससे पहले एक और एक्ट भी मौजूद था, उससे पहले ये PPC के अंदर सारी की सारी आपकी प्रोविजंस मौजूद थी। एंटी नारकोटिक्स वाली कोई चीज़ें अभी भी PPC के अंदर मौजूद हैं। तो आप समझते हैं कि कोई ऐसी सरगर्मी, कोई ऐसा जुर्म विच रिक्वायर स्पेशल अटेंशन, उसके लिए आप स्पेशल लॉ बना लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम असल में है हमें प्रोसीजर्स का। हमारी शख्सी आज़ादी अगर मुतासिर होती है, हमने जाके अगर मिसाल के तौर पे एक ऐसी इंक्वायरी करेगा जिसको भी साल पहले CSS का एग्ज़ाम दे के वो आके बैठा है, वो हमारी इंक्वायरी अब करेगा, उसके ऊपर ना आपने कोई चेक एंड बैलेंस रखा है। अपीलें भी आपकी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी जो सो कॉल्ड बनाई गई है, उसकी अपील आपने डिविजनल इंटेलिजेंस कमेटी के पास करनी है, फिर प्रोविंशियल इंटेलिजेंस कमेटी के पास करनी है, फिर एपलेट कमेटी है, और फिर ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल में एक रिटायर्ड सेशन जज साहब हैं और 2 19 ग्रेड के रिटायर्ड। इसका मतलब है इंसाफ के लिए ना ही समझे ना जी। मैं वही देखिए, जो बुनियादी इंटेंट है, मिसाल के तौर पे जो जराइम लिखे गए हैं कि कोई शख्स जुआ खाना चलाता है, शराब बनाता है, शराब को बेचता है, शराब के खाने चलाता है, ख़वातीन को तंग करता है, बच्चों को तंग करता है, हवाई फायरिंग करता है, ठीक है। अब ये वो सारी चीज़ें और भी देख लें, ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिन पे कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ये कर देना कि अभी आप उनको सुन रहे हैं और यही फैसला कर देंगे जनाब इसका अकाउंट फ्रीज कर दें,
यार ये क्राइम होता है, इट हैज टू बी अच्छा, ये बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ किसी का पासपोर्ट, किसी का शनाख्ती कार्ड, किसी का अकाउंट फ्रीज करना, क्या ये बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी नहीं है कानून के मुताबिक? जी जी बिल्कुल है, अगर ड्यू प्रोसेस किया जाए उसके लिए, ठीक है, ड्यू प्रोसेस का तरीकाकार मौजूद है। जो कोर्ट ऑर्डर पे आए तो वो तो समझ आता है, जी जी वो अपनी जगह मौजूद है, और प्लस आपके कवानीन मौजूद है। अभी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने गालबन जो पासपोर्ट लिस्ट बनाई गई है, अजहर भाई मुझे करेक्ट करेंगे, इसको कलदम किसी एक लिस्ट को करार दिया उन्होंने। लेकिन बुनियादी चीज़ जो कहने वाली है कि अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को मद्देनजर रखते हुए एक बाकायदा प्रोसीजर जिसमें आप लोगों को प्रॉपरली सुने, उनको अपनी शहादतें पेश करने का मौका दें, एक ड्यू प्रोसेस हो। अच्छा मियाँ साहब, मियाँ साहब पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी एग्जांपल है? वैसे तो मैं कतई तौर पर ये नहीं कहता कि किसी भी शख्स को किसी दूसरे शख्स की हद तक करने का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए और किसी को गाली का इख्तियार नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर क्या गाली के ऊपर कोई ऐसे कवानीन मौजूद है कि कोई बंदा मुंह से अगर गाली दे रहा है तो उसके ऊपर कोई कानून का इतलाक होता हो? अच्छा, दूसरा इसका गाली तो दुनिया का सबसे दूसरा पहलू, मासूम गुनाह है मियाँ साहब, इसका दूसरा पहलू, एक जानब पंजाब हुकूमत ने यह बिल पास किया है कि जो गाली भी देगा वो इस कानून के तहत मुजरम ठहरेगा। दूसरी जानब जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा गालियाँ जो नज़र आती हैं वो एक साहब है बैरून मुल्क में बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून ने उन्हें अपना ओवरसीज का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है और वो सबसे ज़्यादा गालियाँ सोशल मीडिया पे वो देते हैं, तो क्या उनके ऊपर कवानीन का ये इतलाक नहीं होता? नहीं, कवानीन का तो इतलाक होता है। सबसे पहले तो मैं आपके बहुत से प्रोग्राम्स में कह रहा हूँ, बड़ी देर से कह रहा हूँ कि कवानीन के ऊपर कवानीन, कवानीन के ऊपर कवानीन, कवानीन के ऊपर कवानीन, यानी इतना भारी भरकम आपने कानूनी ढांचा बना लिया है। बिल्कुल मेरे भाई ने सही कहा, और ये बात तो मैं कब से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का पीनल कोड है, उसके अंदर तरामीम हुई, CRPC जो है वो मौजूद है, फिर आपका एंटी करप्शन एक्ट है वो मौजूद है, इतना कुछ मौजूद है आपके पास, सिस्टम CTD का सिस्टम जो मौजूद है, यानी उसके अंदर आपने कोई उनको स्ट्रीमलाइन करें, उसके अंदर रिफॉर्म्स लाएं, उनमें जो खराबियाँ वो आइडेंटिफाई करें, उसमें मज़ीद कवानीन लागू करने से या मज़ीद सख्तियाँ ऐड करने से, लोगों की सिविल लिबर्टीज़ छीन लेने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक मिसाल मैं देता हूँ, मिसाल के तौर पे एंटी करप्शन लॉज हैं। 1947 में एंटी करप्शन एक्ट बना, पाकिस्तान भी 1947 में बना भाई, उसके कुछ अरसे बाद जाके एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बना दी गई, PSPE, वो थी जी एंटी करप्शन की एक स्पेशल फोर्स। अच्छा जी, स्पेशल फोर्स बन गई, फिर कुछ अरसे बाद FI एक्ट आ गया 1974 का, वो उसको बाईपास कर गया। उसमें एक लिविंग बियॉन्ड ऑस्टेंसिबल मीन्स था। लिविंग बियॉन्ड ऑस्टेंसिबल मीन को चलते चलते थोड़ा पॉलिश करके आगे एहतसाब ब्यूरो आया और फिर नैब आ गई, उसमें वो सेट्स बियॉन्ड मीन्स बन गया, कानून वही है, यानी कि कानून के ऊपर कानून जो है। और दूसरी बात यह है कि कुछ ममालिक में ब्यूरोक्रेसी पावरफुल है, कोई बात नहीं, इसमें शक कोई नहीं, और उसमें जुडिशल ओवरसाइट थोड़ी कम है, लेकिन क्या हम हर मुल्क का मॉडल लेके चूचू का मुरब्बा हमने बनाना, यहीं पे एक्सपेरिमेंट करना है? हमारे अपनी एक मिली हुआ है, हमारे अपने सर्कमस्टांसिस हैं, हमारा अपना माहौल है, हमारे लोगों की शख्सी आज़ादियों का एक अपना पैमाना, पैरामीटर हमारे मुख्तलिफ हैं, हम उसके मुताबिक चलेंगे। ये नहीं है कि जी फलां मुल्क का ये कानून है, कॉपी पेस्ट बनाओ और लगा दो। आप अपने कवानीन के अंदर रिफॉर्म्स लाएँ, सिस्टम में रिफॉर्म्स लाएँ, आप प्रोसिक्यूशन को बेहतर बनाएँ और लोगों को बकायदा मौका दें। कमेटियाँ अगर बनानी है तो पब्लिक कमेटियाँ बनाएँ। एक बना था पिछले दिनों को, पब्लिक सेफ्टी कमीशंस बने थे, उनके बारे में उनको थोड़ा एम्पावर करें, और लोगों को अगर इस तरह नहीं होगा कि आप छड़ी के ज़रिए या एक पुश बटन सिस्टम के ज़रिए लोगों को बाकायदा मम कर देंगे, उनकी आवाज़ें बंद कर देंगे, तो इससे तो घुटन और होगी। जो घुटन है ना चौधरी साहब, वो कभी ज़िंदगी में कि अच्छा मुआशरा पनप नहीं सकता, उसमें कुछ नवा मुआशरा नहीं बनेगा। गवर्नमेंट्स का काम ये नहीं है कि मुआशरे को दबाव का और सुप्रेशन का और ऑपरेशन का शिकार करे, बल्कि मुआशरे को वेंट दे, अपने कैथारसिस का मौका दे। और गवर्नमेंट तो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होते हैं ना, अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैं और वो दावा करते हैं कि हम हैं, तो फिर मेरा ख्याल उनको पब्लिक रिप्रेजेंटेशन और उसके साथ चला जाए, ठीक हो गया, तो उसके मुताबिक। अजहर साहब, ये पिछले 3-4 साल से हम देखें जितने कवानीन बनाए गए हैं उसमें पीका, डेफमेशन या NCCO को स्ट्रेंथन किया गया, या ये वाला जो कानून बनाया गया, इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और जो ब्यूरोक्रेसी है उसको लाभ महदूद इख्तियारात दे दिए गए हैं।
अच्छा, डेफमेशन के अंदर सियासतदानों को भी थोड़ा सा उसमें मार्जिन दिया गया है कि अगर कोई सियासतदान के खिलाफ बोलेगा तो उसके ऊपर भी वो हद के इज्जत का कानून लागू होगा। क्या इन्होंने हुकूमत से बाहर नहीं आना? इनकी सोच क्या है कि ये सारी ज़िंदगी मरते दम तक हुकूमतों में रहेंगे? हमने यही देखा है कि जिन्होंने ऐसे कवानीन बनाए, जब वो हुकूमतों से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले उन्हें ही ऐसे कवानीन का सामना करना पड़ता है। अजहर सिद्दीक साहब, अब देखिए अपना चॉइस साहब, मैं सैफ साहब बैठे हुए थे, सैफ साहब तो सीसीडी को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। यार खुदा रहा यार, जिस मुल्क की जो तबाही और बर्बादी की बुनियाद है ना, यानी हमारा ये हाइब्रिड निजाम ने आकर रख दी है। नहीं, मैं सीटीडी कह रहा था, सीसीडी आपने ना जो सत्यानाश कर दिया, आपने को 1500 के करीब बंदे मार दिए। किस लिए यार? आपने देखे बोलने नहीं कौम ये वाली। मियां साहब ने सीटीडी काउंटर टेररिज्म की बात की है। मौजूद है लेकिन कोई जरूरत नहीं। मैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को भी जानता हूँ, इनको भी पता वहां क्या होता है कि कौन सी जदादें क्या होती हैं, क्या खरीदा जाता है, क्या कुछ होता है। किस निजाम की बात कर रहे हैं आप? आपकी मुल्क को यहाँ तबाह करने में ब्यूरोक्रेसी का जो आता है आप उसको ताकतवर करी जा रहे हैं यार। यानी खुदारा क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ आप लोग? आप लोगों ने अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना है, खुदारा या सिविल लिबर्टीज की बात करें आपने मैं छोटी सी बात बताऊं, चले मैं शोर बड़ा डालता हूं यहाँ, मैं हर काम में लेके जाता हूं। मैंने बिजली की लोड शेडिंग और गैस पे जब पटिशन की, आपकी अदालतों की पोजीशन जगह 1 लाख जुर्माना कर दिया। किस बात की नहीं? हर एक को पता नहीं। यानी पिछले 20 सालों से मैं कर रहा हूं और रिपोर्टेड जजमेंट मौजूद है। अब जरा समझने आपको मैं जो बात आज जो सब करना चाहता हूँ, इस तरह के कानून आएंगे ये, और ये कालक है उन लोगों के मुंह के ऊपर जिन्होंने 26वीं 27वीं तरमीम पास कराई है। बड़ा शोर डाला था ना, आईनी अदालत बनेगी। क्या किया आईनी अदालत ने आज तक? समझा दें कौन सी आइन की बड़ी इंटरप्रिटेशन अभी तक की है आपने? और आपकी वो 184(3) का इख्तियार लेके यहाँ जो कुछ जुल्म और ज्यादती हो रही है, कम से कम समझ के देखिए कि सागर साहब के दौर में जो इतना इंसाफ मिला जो लोगों को, मैं अब वो क्या क्या समझाऊं आपको। मैं तो अब आ रहे चले हाईकोर्टों में आ जाते हैं, बड़ा शोर पड़ा जनाब, आईनी अदालत के आईनी बेंच बनेंगे। आईनी बेंच बने यहाँ पर? अच्छा, वो तरह क्या रख दिया जी, जो असेंबली है जी वो रेजोल्यूशन पास करेगी। यानी क्या मजाक बनाया हुआ है आपने? और हालत इस वक्त ये है कि हाई कोर्ट के अंदर मैं को लेके भी जाऊं तो जनाब वो फौजदारी केसेस सुनने वाले जजेस, सिविल जजेस केस सुनने वाले, सिविल कोर्टों के यानी बेसिकली केसेस सुनने वाले, वो आजकल आईनी जजेस भी अब बना दें यार, या तो बना दें उनको। यानी क्वेश्चन है कि आईनी बेंच के हवाले जब इंटरप्रिटेशन का करना था तो तरीका का दरवाजे था, लेकिन क्या हुआ? यहाँ कैसे दरवाजे रोके जा रहे हैं? कोई भाई आया ही ना यहाँ पर। वो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटियां बना दी हैं, वो भाई हाईकोर्ट भी जब पहले आप जाएंगे ना, आप जाएंगे ना इसके खिलाफ, वो कहेंगे जाएंगे ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के पास, वही ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है वहां, वही वो अपने खिलाफ का फैसला देगी और हाल हमारा ये हो जाएगा। और फिर कमाल को दरखास्त लेके आते हैं जी, एतराज लगा दिए। आपने तो अदालतों के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। आर्टिकल 199 में अब मुफादियामा या पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में कुल जा ही नहीं सकते हैं। मुल्क को जहां लाकर खड़ा कर दिया। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि सारे निजाम को ये तबाह, उस वक्त तो बड़ा शोर डाला है इन्होंने, बड़ा हमें बेवकूफ बनाया कौम को। अब कौम सब कुछ समझ आ चुकी है। कौम को अगर अब भी आवाज ना उठाई तो फिर हालत होनी है कि जनाब आपके अगला सुन लीजिएगा, सांस लेने पे टैक्स होगा। अब मर्जी से आप अगर हमारी मर्जी के मुताबिक सांस लेंगे तो जनाब ठीक है, वरना जुर्म होगा। नहीं तो उसके बाद अगला क्या होगा कि जनाब आप बोलेंगे भी ना, इस बोलेंगे आप तो कह दिया ना, बोलेंगे हमारी मर्जी के मुताबिक ना, फिर वो मर्जी के मुताबिक ही बोलेंगे तो टैक्स भी देंगे आप। ये हालत आपने लाकर यहाँ खड़ा कर दी है। यानी ये मुल्क पहले ही आम लोगों के लिए रहने के लिए हालात और वाक़िअत ऐसे हो गए, चाहते हैं मुल्क छोड़ कर लोग निकल जाए यार। हम लोगों में से नहीं, हम तो मुकाबला करेंगे सारे मामले का, लेकिन आप इन लोगों को यहाँ से निकाल, आप ऐसे काम कर रहे हैं कि यार कुछ शर्म से डूब भरने का मकाम है। दाएं खड़ा करे यहाँ पर बैठकर, मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने। और मैं ये अभी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इस पर मुझसे नोट मांगा है कि अच्छा अजहर साहब ये बताइए कि आप इस कानून को चैलेंज करने जा रहे हैं कोर्ट में, और क्या उम्मीद है अगर कोर्ट में आप इसको चैलेंज करते हैं तो कितने फीसद चांसेस देख रहे हैं कि रिलीफ मिल सकता है? जॉइस साहब, मैंने पूरी रिप्रेजेंटेशन बना दी है। मैं आप कह रहा हूँ, गवर्नर को कह रहा हूँ, वजीर आला को कह रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी को कह रहा हूँ, स्पीकर पंजाब असेंबली को कह रहा हूँ कि जिसके ऊपर रूलिंग दे इस कानून के खिलाफ, मत टेबल होने दे जैसे एग्रीकल्चर टैक्स में किया है। मैंने मुकम्मल कर लिया काम सारा, और जैसे ये नोटिफाई होता है मैं गवर्नर को लिखूंगा कि मत इसको साइन करना इस ऑर्डिनेंस के ऊपर। मैं ये भी काम कर रहा हूँ, मैं गवर्नर को मैं अलहदा लिख रहा हूँ कि तुम इस आप जब तुम्हारा कानून मान के तुम्हारे पास आता है इसमें दस्तखत मत करना, करोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम चाहे हम लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बारे में। ठीक हो गया। नुमान साहब, ये जो ब्यूरोक्रेट्स जिनको इतने इख्तियारात दिए गए या महकमों को दिए गए हैं,
अच्छा, हमने देखा है कि जब ये इन कवानीन का गलत इस्तेमाल करते हैं तो अगर तो किसी ताकतवर के ख़िलाफ़ गलत इस्तेमाल हो तो उनके ख़िलाफ़ छोटी मोटी कार्रवाई हो जाती है, आम आदमी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। क्या कोई ऐसा कानून भी है इन्होंने पास किया है या मौजूद है कि इस कानून का जो गलत इस्तेमाल करेंगे उनके ख़िलाफ़ अवामी शिकायत पर कोई भरपूर कार्रवाई हो सके? देखिए, इस एक्ट के अंदर बहुत अच्छा सवाल है। इस एक्ट के अंदर तो ऐसा कोई वैसे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इसी में आती है। जी, मैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होती है। जी, मैं इसी का जिक्र करना वो इनसे पूछें। जी, इस एक्ट के अंदर तो सरदस्त कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का उन्होंने जिक्र किया कि अगर किसी शख्स को इस सारे प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है और बाद में वो ये साबित करने में कामयाब होता है, या कम से कम ये कमेटियाँ उसके खिलाफ जो सो कॉल्ड जुर्म बनाना चाह रही हैं वो साबित नहीं होता, तो उसके पास आईनी इख्तियारात हैं। वो जाके उनके खिलाफ डेफेमेशन का, हरासमेंट का जाके केस फाइल कर सकता है, प्लस सिविल डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अच्छा, नहीं, इसी पे जो इस वक्त अदलिया के हालात है, क्या आप समझते हैं कि उस आम आदमी को अदलिया से रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, आजकल तो खासुल खवास को शायद रिलीफ मिल रहा है, जो पहले खास हुआ करते थे। अब ये वकील ही जवाब दे सकते हैं, हम तो नहीं दे सकते। खासुल खवास ही रिलीफ दे सकते हैं। अजहर भाई हमारे लीडर हैं, बड़े हैं, वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे। मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ इधर कि अदालतों में तरीकाकार बुनियादी सिर्फ हल्का सा जिक्र करते हुए मैंने बल्कि एक पिटीशन फाइल की जो सोलर नेट मीटरिंग से सोलर बिलिंग पे ये कन्वर्ट कर रहे थे। तो जज साहब के सामने पहले पेश होता हूँ, जो पहले दिन पेशी होती है, तो उनका आगाज़ ही रवैया ऐसे था कि हाउ डेयर यू फाइल दिस पिटीशन। उन्होंने कहा ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन जो एक रवैया नज़र आता है ना कि आप हुकूमत के खिलाफ आ कैसे गए हैं, वो अलग बात है। कुछ देर बाद आर्गूमेंट करने के बाद वो एडमिट भी हुआ और उस पर हमारी रूलिंग भी हमारे हक में आ गई। सो अब जो हुकूमत के खिलाफ कोई शख्स भी केस फाइल करता है, जजेस ले रहे हैं नहीं, देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक हद तक चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत से दब नहीं रहे। अब देखिए, इसके अलावा हम इसकी पिटीशन फाइल करेंगे अजहर भाई, ठीक है, ज़्यादा क्या होगा, हुकूमत ये कह देगी, कलअदम करार दिया जाना अपनी जगह बात है। हुकूमत ने जिस तरह ऑनरशिप प्रॉपर्टी एक्ट था जो उसके अंदर अमेंडमेंट की बात की कि ट्रिब्यूनल को फाल करें, प्रोसीजर्स करें, कोर्ट्स ने अपनी बात बनाई। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। सो इसमें भी लामहला मुझे लगता है कि कुछ प्रोसीजर्स इंप्रूव किए जाएंगे, कोई फंडामेंटल राइट्स की गारंटीज आपकी इंप्रूव की जाएंगी। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग किसी स्टेज पे भी नजर नहीं आती कि जरूरी है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं कि आपने हर स्टेज पे सुनना है, तो वो एक तरीके से इवॉल्व करके बनाया जा सकता है। एक मैं और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इधर कोई जुर्म साबित नहीं हो रहा, ये हमने बड़ा ही एक अहम चीज। अच्छा, मैं नुमान साहब, अजहर साहब के पास टाइम थोड़ा था, उनके रिक्वेस्ट पे वो आए हैं। मैं मियां साहब आपकी इजाजत से, अजहर साहब मैं आपकी जानब एक सवाल आपके पास लेके आ रहा हूँ कि आपने बहुत सारे हमारे जो जर्नलिस्ट और नॉन जर्नलिस्ट ऐसे लोग जिनके ऊपर पीका कवानीन का इतलाक किया गया या NCCIA ने उनको बुलाया, आपने उनके केसेस लड़े। ये जो कानून है बज़ाहिर इसमें नज़र आ रहा है कि आपने जब अदालतों से रिलीफ ले लिया, उसके बावजूद अगर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी से एक रिपोर्ट बना के उनके ऊपर इस कानून का इतलाक कर दिया जाए, तो क्या उस सूरत में आपने जो अदालत से रिलीफ लिया हुआ वो इफेक्टिव होगा या इनके ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा जो इंटेलिजेंस कमेटी का फैसला होगा? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ये कानून जो बना के इसने, तो आप देखें ना, असूली तौर पर इसने फैसले सब साइड पे फेंक दिए हैं। आपने, मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि जनाब आपने तस्वीरें नहीं लगानी, आपने नमूदो नुमाइश नहीं करनी। जैसे साकिब साहब के दौर में पैसे सारे वापस लिए, आपको पता नहीं, कानून बनाया उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक तरफ रखने दें थोड़े। अच्छा, मैंने वो चैलेंज किया, वो एक अलग बात है, मैंने वो चैलेंज किया है। तो ये जो बुनियादी तौर के ऊपर इसको हार्ड स्टेट का कह दे, यहाँ अदालतें दूसरी तो वैसे ही बंद कर देनी चाहिए आपको। यार, अदालतों के कौन से निजाम की बातें कर रहे हैं? यहाँ अदालतों का सिस्टम रहने ही नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि हमारी मर्जी का बंदा बैठा हो, हमारी मर्जी का फैसला करे, हम जिस तरह का चाहते हैं। वो तो इनको वैसे मसला कोई नहीं है। अब तो आपको पता है कोर्टों के अंदर क्या हालात और वाकयात है, जजेस की अपॉइंटमेंट कैसी हो रही है, निकालना कैसे है, ट्रांसफर कैसी हो रही है। अब तो वो आजाद अदलिया का तो एक ख्वाब ही रह गया हुआ है ना। तो इसलिए ये ज़हन में रखिएगा, इस सारे कानून के पीछे एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश है। और ये मैं चाहूंगा मुस्लिम लीग नून के लोगों को कि होश के नाखुन लें। और अगर आप चाहते हैं कि सारा सिस्टम बेहतर हो, लेकिन और बड़ी मजेदार बात जो ज़हन में रखना है, चले आ जाए, चादर और चार दिवाली का अगर सवाल देखें, हमारे दीन इस्लाम का कॉन्सेप्ट अगर सामने रखकर देखें, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अगर देखें, हमारा दिबाचा देखें, मुझे बताएं
कि हमारे दीन ने रोका है, हमारे मिसाल के तौर पर अगर आप दीन ने जहां रोका है वहां फौजदारी जुर्म ऑलरेडी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखत है, अंबिया के हवाले से है, कुरान मजीद की बेहुरमती है, यानी इस तरह। और ये शख्सियत के हवाले से एग्जम्पशन के कॉन्टेक्ट, यानी ये तो बुनियादी तौर पर आपने एक अपना मुंतकिल, यानी आपने एक बादशाह वक्त, वो क्रॉमवेल का वक्त याद आता है कि जब बड़े बड़े बादशाह होते थे वो जो कहते थे, यानी यार इसको अगर यूं कह दे, इसको फिरौनी लॉ क्यों नहीं कहते, बिल्कुल। कि ये फिरौन बुनियादी तौर पर फिरौन बनाना चाहती हैं कि यहाँ फिरौन बैठा हो, आप कोई बात ना कर सके और फिरौन जो चाहे, इन्हें सबक नहीं सीखा। फिरौनी सोच की अक्कासी इसको कहा जा सकता है। अजहर सिद्दीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे पता था आप कहीं मसरूफ़ थे, इसके बावजूद आपने वक्त दिया, हम मशकूर हैं आपके। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस कानून के ऊपर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ कराची के अंदर कल जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा।